गिवन, आराम से चलो, नेगेटिव वैल्यू गिवन है, इसका मतलब दिस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब m+2 m में जाना नहीं चाहेगा। हाँ, तो m किस में जाना चाहेगा? +2 में। इसका मतलब वो आयनाइज हो रहा है। यस सर। उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी? सर पीछे आने में ज्यादा होगी +2 में। नहीं, रिएक्टिविटी मतलब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन से ज्यादा होगी या कम होगी? अगर सर उल्टा देखें तो वो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ना। हाँ, तो ज्यादा हो गई ना हाइड्रोजन से हाँ रिएक्ट। सर। जी सर। ओके सर। देखो, ओके स्टेप बाय थैंक्स। स्टेप चलोगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक स्टेप के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी चलोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर तुम अपने हिसाब से चलते रहो तो फिर चलते रहो ना। जी सर। थैंक्स सर। ओके, आप भी कॉल पे आए हर्ष जी, आपका भी स्वागत है। कहाँ है हर्ष जी? गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं? सर अच्छा हूँ। हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर वो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1 यूनिट इन डी ब्लॉक व्हाइल 2 यूनिट इन पी ब्लॉक वाला पॉइंट समझ नहीं आया सर। ओके बेटा, फास्फोरस को जानते हो आप? यस सर। ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3 सर। तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। हाँ सर। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5 सर। 5 हो जाएंगे। तो कितने बॉन्ड बना लेगा? 5। नहीं बेटा, यस सर। डिफरेंस 2 का है तो सर। फिर बहुत बढ़िया बेटा। आयरन जो है ना बेटा, आयरन ऐसे ले लेते हैं, टाइटेनियम। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है बेटा। तो ये 2 तो बॉन्ड बना ही लेगा ना बेटा। तो हाँ सर। +2 हो गया। अगर ये भी यूज कर लिया तो +3 हो गया, ये भी यूज कर लिया तो +4 हो गया। तो यहाँ एक्साइटेशन कराना है क्या? नहीं सर। नहीं ना, बस तो फिर क्या बात है, बताओ और कोई बात? नहीं सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। हाँ भाई, आगे बढ़े। आजकल मैं खुश रहता हूँ बेटा, आजकल मैं खुश रहता हूँ। आजकल मैं ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता। चिल। आजकल चिल एकदम। अभी क्या, लाइफ को कंट्रोल किया जा रहा है एकदम। हाँ, जो पहले वो जो वाइब्रेशन थे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के, उनका डोमेन बहुत छोटा किया जा रहा है। पहले डोमेन बहुत बड़ा था उस वाइब्रेशन के, अब डोमेन जो है वो बहुत छोटा किया जा रहा है एकदम। हाँ, मतलब मार्केट जो है ना वो ऐसे बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है बेटा, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं बन रही है। हाँ, पहले तो ऐसे ऐसे कैंडल बनती थी। हाँ, अब अभी क्या है ना, हाँ एकदम आराम से छोटे 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 ऐसे ऐसे। हाँ, सुन गए। टाइमिंग पहले वाली कब से होगी? अब नहीं हो पाएगी बेटा, अब तो यही चलती रहेगी, क्योंकि उस टाइमिंग पे बीजे सर आ चुके हैं। वो टाइमिंग मैंने बीजे सर को दे दी है। हाँ बेटा, चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े बेटा, चल। हाँ भाई, देखें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट की। ठीक है,
लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेटा, आप देखो M+2 से M+3 बनने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पे वही आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो M+2 से M+3 की टेंडेंसी कम होगी और M+3 से M+2 की टेंडेंसी बढ़ेगी। आप देख सकते हो नेगेटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 मोर पॉजिटिव, सबसे ज्यादा पॉजिटिव। तो जितना ज्यादा ये पॉजिटिव होगा, M+2 से M+3 जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मतलब कि अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो है वो M+3 से M+2 नहीं जाना चाहता है। इसका मतलब M+3 इज मोर स्टेबल देन M+2, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जाना चाहते हैं। इसका मतलब M+2 इज मोर स्टेबल देन M+3। ये समझ में आया? इतना डेटा समझ में आया सबको? इतना डेटा समझ में आया? अब डेटा में कहां तक पॉजिटिव है कहां तक नेगेटिव है, उसका सिंपल एक तरीका है। तुम्हारी नजर में क्रोमियम का +2 ज्यादा स्टेबल है या +3? जितना तुम्हें नॉलेज है उस हिसाब से, जितना तुमने आज तक पढ़ा है उस हिसाब से +3। और मैंगनीज का +2 स्टेबल है या +3? मैंगनीज का +2। बस तो यही बॉर्डर लाइन बना दो, इधर वालों के +3 ज्यादा स्टेबल, इधर वालों के +2 ज्यादा स्टेबल। देखो किसके पॉजिटिव किसके नेगेटिव है, याद करने का चक्कर ही खत्म कर दिया मैंने तुम्हारा। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी कम, ये भी चक्कर खत्म कर दिया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे चलते चलते चलते, पहले तो यहाँ देखो, यहाँ पे है ना +2 की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, पर यहाँ पे एकदम से कम हो गई। कम क्यों हो गई? क्योंकि बेटा Fe+3 बनने में कॉन्फ़िगरेशन D5 आता है, तो फिर वो D5 वाला स्टेबल हो जाता है। वो कहे कि मैं नहीं ले रहा इलेक्ट्रॉन, मैं नहीं ले रहा, हाँ मैं को नहीं लेना इलेक्ट्रॉन, हाँ तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेता बेटा, मतलब कम टेंडेंसी है उसकी। इसलिए यहाँ पे देखो आप डेटा में इफेक्ट आ रहा है। समझ में आ रही है बात? है ना? इसीलिए तुम्हें पता है मैंगनीज जो है वो +2 ही बनाता है, पर आयरन +2 +3 बना लेता है आराम से। थोड़ा सा इफर्ट्स लग जाते हैं तो +3 भी बन जाता है। माना इसका +2 ज्यादा स्टेबल है +3 से, पर +3 में जाया जा सकता है क्योंकि वैल्यू बहुत कम है। थोड़ा सा कोई इफर्ट लगा देना कि मैं सपोर्ट करूंगा, चिंता मत कर, तू जा, कोई आ जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, तू टेंशन मत ले, मैं खड़ा हूं पीछे, तू जा कर ले तू, हाँ तो बना लेगा आयरन +3। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वैल्यू है E0 की, कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये नाटक करते हैं ये +3 में जाने में, नहीं यार नहीं नहीं रहने दो यार। समझ गए बात को? क्लियर है? तो अब इन तीनों डेटा को देखो आप यहाँ पे। अच्छा, क्रोमियम +2 +3 में जाना चाहता है, इसलिए क्रोमियम +2 एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और Mn+3 +2 में आना चाहता है, इसलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये भी पार्ट क्लियर हो गया, ये वाला। अब अगला पॉइंट समझो, आराम से समझना बेटा। ये वाला पार्ट समझते हैं। अच्छा देखो, इन तीनों में 1 2 और 3, इन तीनों में +3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? क्रोमियम की। तो क्रोमियम सबसे ज्यादा। इन दोनों में किसके +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है? आयरन की। तो पहले क्रोमियम आएगा, फिर आयरन आएगा, फिर मैंगनीज आएगा। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो अनस्टेबल का ऑर्डर क्या होगा? Mn+3, उससे कम Fe+3, उससे कम Cr+3। और जो अनस्टेबल है वो क्या करेगा? वो नीचे जाएगा ना। इसलिए तो बेटा Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बढ़िया वाला। Fe+3 वीक, Fe+3 वीक, ठीक है। जब ही तो बेटा Mn का +2 स्टेबल है, क्रोमियम का +3 स्टेबल है, और आयरन बीच वाला, दोनों हाँ देख लेंगे, प्लस देख लेंगे, जो आएगा वैसे देख लेंगे, हाँ कोई नहीं। क्रोमियम नहीं +3, मैंगनीज नहीं +2, आयरन हाँ देख लेंगे, दोनों देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना बात को? देख लेंगे। अब यही तो नील बेटा, यही तो सोच का फर्क है। मतलब कोई इंसान रिजिड है तो मतलब वाह भाई, है ना, और कोई इंसान फ्लेक्सिबल हो रहा है तो तुम्हें लग रहा है दोगला है।
मतलब सामने वाला तुम्हारी बात रखने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो दोगला हो गया। ये इंसान की सोच का यही फर्क पड़ता है कि इंसान का नजरिया क्या है, सोच कैसी है। समझ गए? सुधारो इसको। बेचारा आयरन तो कर रहा है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, सामने वाले का मन रख लेंगे, कोई बात नहीं। तुम जो है मतलब आयरन को आज दोगला बोल दिया, मतलब तुमने, बहुत गलत बात बेटा। बहुत गलत। मतलब कभी आयरन ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि नील जो है मतलब ऐसा करेगा। आज मतलब आयरन जिंदा होता ना तो आयरन को ये देख के बड़ा दुख हो रहा होता। हाँ बेटा मर गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो यहाँ पे ये जैसे इधर से देखो आप, वैल्यू पहले कम हुई फिर बढ़ गई। मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? क्रोमियम +3। रीजन, और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है T2G3। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? T2G3 D3। T2G3 का मतलब समझते हो? स्प्लिटिंग होती है, 3d ऑर्बिटल नीचे 2 ऊपर, इनका नाम होता है T2G, इनका होता है Eg। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, हाफ फील्ड सिमेट्री है। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट, अरे थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा, और नहीं पढ़ा तो लिख लो, कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा, है ना। वहां लिख लेना, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा ना, बिल्कुल भी जिनको नहीं पता है, वहां लिख लेना कि दिस विल बी क्लियर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ड्रॉपर बैच हो, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है टीचर की। हाँ समझ गए? हाँ बेटा, क्रोमियम +3 की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि +2 से +3 बनता है ना तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे इनमें D5 आयरन वाले की +3 ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि +3 बनता है ना बेटा, तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है D5 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जैसे मैंगनीज में नहीं थी, मैंगनीज में नहीं थी, यहाँ पे आसपास वालों से पढ़ा था ना रीजन। वैसे ही आयरन में आसपास वालों से ज्यादा क्यों है? क्योंकि D5। समझे? चलो लिखो फटाफट से। बेटा निकिता समय मिले तो कर लो।
कर लो बेटा, कर लो बेटा, निकिता कर लो, दिक्कत हो रही है ना, कर लो, दिक्कत है तो कर लो। कॉल पे आ जा बेटा, कॉल पे आ अनंत। इसके अलग टाइप का है प्रॉब्लम थोड़ा सा। हाँ हाँ सर, CR3 ज्यादा स्टेबल होता है तो उसकी फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए ना। हाँ है ना। तो सर वहाँ पे लेस क्यों कर रखा है? हाँ वो लिखा है, रेड 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 एरो। कॉमन स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऊपर वाले के लिए, ओवरऑल लेफ्ट टू राइट के लिए लिखा हुआ है। ये तो क्रोमियम अच्छा प्लस 3 के लिए थोड़ी ना लिखा है, लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है। ले, हाँ सर, मुझे लगा उसके क्रोमियम के लिए लिखा है। अब हो गया क्लियर। यस सर। चलो ले लिखो ना जल्दी से। यही घातक होता है बस, सिर्फ यही घातक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला पार्ट पूरे डी ब्लॉक में, जो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ढंग से नहीं आती है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई नॉट का मतलब समझ में आ जाए तो ये 2 मिनट का काम होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। समझ गए? समस्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है। हाँ भाई, अब देखो होता क्या है ना, सुनो, अभी बाद में लिखना, सुन लो पहले। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज अचीव्ड बाय फ्लोराइड्स। क्यों भैया? ऑक्सीडाइजिंग नेचर फ्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का और कम, है ना। तो जब भी किसी को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्ड बनाना होता है, वो किसको प्रीफर करता है? फ्लोरीन को, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत ज्यादा होता है। सुन लिया बात को? अब सुनो अच्छे से, फ्लोरीन क्या है बेटा, सुनना अच्छे से बात को। फ्लोरीन क्या है लाला? मतलब हर एलिमेंट की तमन्ना है। तमन्ना वो नहीं, तमन्ना, तमन्ना हाँ, इच्छा, मन है ना। हर एलिमेंट की एक तमन्ना है कि वो अपने जीवन में एक बार तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हर एलिमेंट की, कोई सा भी, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे एलिमेंट किसके साथ, है ना, किसके साथ? बेटा आयुष थोड़ा कंट्रोल करो यार क्लास में यार, हर चीज का एक तरीका होता है। अभी मैं ब्लॉक कर दूंगा फिर क्या होगा? मतलब क्लास में बैठे हो तो क्लास का डेकोरम मेंटेन रखो। मैं भी तो तरीके से बात कर रहा हूँ ना। 2 मिनट लगेंगे बस, मतलब क्या है यार? ये तुम्हारे इन हरकतों की वजह से ना फिर वो सब्जेक्ट का मजा खत्म हो जाएगा। मैं डायरेक्ट पढ़ा दूंगा फिर, अभी सारे एक्सप्लेनेशन की बैंड बज जाएगी 2 मिनट में। पढ़ लो ये बेटा, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, अभी हो जाएगा 2 मिनट में। मतलब यार थोड़ा तो कंट्रोल करो यार, मैं भी तो बात कर रहा हूँ, कोई तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है यार, थोड़ा तो कंट्रोल करो यार। नहीं मतलब तुम्हें ही पता हो सारी दुनियादारी, वो बात अलग है। अरे तुम जब पैदा नहीं हुए थे ना बेटा, तब मेरी गर्लफ्रेंड थी। बिना मतलब यार तुम कैसे शो करते हो जैसे सारी समझदारी तुम्हारे पास है।
देखें यहाँ पे, अब यार माधव यार आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर उठ गए, क्या करें यार, है ना। थी बेटा, अब क्या करें, बन गई, आगे से प्रपोज कर दिया किसी ने, तो क्या करें अब, हमारी तो औकात नहीं थी। हाँ, क्या करें। इशारे तो उसी ने किए थे ना, पसंद किसी और को करना था, इशारे किसी और ने कर दिए। तू नहीं, तू ही सही, क्या है उसमें। हाँ भाई, यहाँ ध्यान दें, आज कहाँ है वो, अपने संसार बचा रखा है सबने यार, अपना घर बसा रखा है, वो अपने जीवन में खुश है। हाँ मतलब, देखिए यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन से अचीव होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आयोडीन से अचीव होती है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन का ज्यादा होता है, ठीक है ना। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, सिर्फ ये एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, एक्स जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आएंगे बेटा। स्टेरिक क्राउडिंग होती है MnF7 में, जहाँ पे सिस्टम में सराउंडिंग एटम बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। फ्लोरीन मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, इस वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, फ्लोरीन इनको हायर में ले जाता है। ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं जो आयोडीन के साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रेडॉक्स हो जाएगी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे ही Fe+3 जो है बेटा, I- के साथ रिएक्शन करके Fe2+ एक्वस और I2 या KI3 बना लेगा। चलिए लिखें फटाफट से। हो गया। देखें, ऑक्साइड्स जो हैं इनके एक क्लासिफिकेशन होता है प्योर और मिक्स का। जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंटीजर हो, जैसे FeO, Fe2O3,
अगर फ्रैक्शनल आ जाती है तो अपन उसको मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं, Fe3O4। एसिडिक जो होते हैं वो +5 +6 +7 वाले होते हैं, एक्सेप्ट V2O5। एम्फोटेरिक जो है वो ट्रिक वाली मेटल +4 वाली, एक्सेप्ट VO2, क्योंकि VO2 जो है ना बेटा वो बेसिक होता है, +1 +2 +3 एक्सेप्ट ट्रिक ऑफ एम्फोटेरिक एंड VO2, है ना, ये बेसिक होते हैं बेटा। ट्रिक आप सबको पता होगी वैसे तो एम्फोटेरिक की, फिर भी मैं बता देता हूँ। जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमां के, 3533 प्रभु, है ना बेटा। तो इस तरीके से जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमां के 3533। चलिए लिखें, फटाफट से कंप्लीट करें। हो गया। नेक्स्ट देखें, पैरामैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। स्पिन ओनली और ऑर्बिटल एंगुलर दो टाइप के मैग्नेटिज्म होते हैं। अच्छा लिखो। हाँ बेटा, मैं ले लो। लिखो, आराम से लिखो बेटा। देखें, पैरामैग्नेटिज्म में दो तरह के आते हैं बेटा। पैरामैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज के घूमने की वजह से आते हैं, कि अपने स्पिन पे घूमने की वजह से, एक ऑर्बिटल में घूमने की वजह से। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू अपन जानते हैं √n n+2 होता है, जहां n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेटेड से ज्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी कंट्रीब्यूशन होता है ना, जो कि थ्योरेटिकल से ज्यादा आ जाता है। समझ गए? अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा एक है तो उसके म्यू की वैल्यू 1.73 आएगी, और नियरेस्ट इंटीजर में 2 आ जाएगी। 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, नियरेस्ट इंटीजर में 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, नियरेस्ट इंटीजर में 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। चलिए लिखें फटाफट से।
हाँ म्यू लिखा है। नेक्स्ट देखें, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। ट्रांजिशन मेटल जो है वो पानी में कलर शो करती है D1 टू D9 ड्यू टू DD ट्रांजिशन। किसकी वजह से? DD ट्रांजिशन। D5XWFL में DD ट्रांजिशन नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं, तो फिर फर्दर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और उसमें अगर कलर आता है तो LMCT की वजह से आता है। जैसे मैं बताऊं आपको, D1 और D9 का कलर ब्लू होता है पानी के अंदर इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, है ना, ब्लू होता है। पर टाइटेनियम 3+ उसी के पास वाला वॉयलेट कलर का होता है। नेक्स्ट D2 एंड D8 जो है वो ग्रीन कलर का होता है बेटा। फेनी ग्रीन कलर की होती है। कुकर जो है वो, कुकर ब्लू कलर का होता है। और मन को जो है वो पिंक पसंद होता है, ठीक है। और प्योर करेला जो है वो वॉयलेट कलर का होता है। Fe3+ D5WFL ये पेल येलो कलर का होता है। LMCT की वजह से। LMCT का मतलब होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, है ना। फिर अगर मैं बात करूं, वीक फील्ड लिगेंड होता है, हाँ ठीक है। फिर क्रोमेट जो है ना D0 वाले क्रोमेट, अच्छा लिख लें, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा दूंगा, कोई बात नहीं। माधव से पूछ लो यार बेटा, मुझे नहीं पता कुछ। माधव को थोड़ा ज्यादा नॉलेज है हर चीज का। हम्म, आगे बढ़े।
बेटा प्योरली जब सिर्फ वाटर होता है ना तब वो वायलेट कलर का होता है। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, क्रोमेट, डाइक्रोमेट और परमैंगनेट, ये D0 वाले हैं बेटा। ये येलो कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का, और ये पर्पल कलर का। किसकी वजह से होता है बेटा? ड्यू टू LMCT, क्योंकि DD ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं है। और D1MnO4-2 बेटा, ये ग्रीन कलर का होता है, ये DD ट्रांजिशन की वजह से होता है, क्योंकि D1 हो गया ना बेटा, इस वजह से। पहले DD ट्रांजिशन चेक करते हैं, नहीं तो फिर LMCT से एक्सप्लेन करते हैं। लिखे, कोऑर्डिनेशन में पढ़ाएंगे बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन वाले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? लुईस एसिड बेस रिएक्शन, जिसके अंदर आपके पास में मेटल आयन जो है वो लुईस एसिड की तरह काम करती है, ठीक है ना। तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, ठीक है ना। ये डज नॉट आयोनाइज इन एक्वस मीडियम। तो कलेक्टिवली इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ऐसे आयंस को जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें तो स्मॉल साइज और हाई जेड इफेक्टिव प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से ये अच्छे लुईस एसिड हो जाते हैं। लुईस एसिड होने के लिए साइज छोटा होना चाहिए, ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए, है ना, और जेड इफेक्टिव हाई होना चाहिए, जिससे कि अट्रैक्शन पावर ज्यादा हो। इसलिए डी ब्लॉक के एटम आयंस जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। समझ में आ गई बात? जो ब्रैकेट वाले आयंस लिखे हुए ये कॉम्प्लेक्स आयन है। हाँ भाई,
आगे बढ़े। नेक्स्ट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अपन ने SO2 का एक एग्जांपल देखा था, O2 के साथ में वो रिएक्शन नहीं करता है, पर SO2 O2 के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, SO3 बन जाता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये कैटलिस्ट की तरह शो करते हैं। एक्टिव सरफेस वैलेंसी, जैसे कि d ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं तो ये इजीली क्या है वो है ना बॉन्ड बना लेते हैं सरफेस के ऊपर, और वो ब्रेक भी कर लेते हैं, मतलब सरफेस प्रोवाइड करते हैं दूसरों को रिएक्शन करने के लिए। इसीलिए ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड या आयरन हैबर प्रोसेस के अंदर, जो कि प्रिपरेशन ऑफ NH3 है ना, और डेकन्स प्रोसेस में CuCl2 जो कि प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन है ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस V2O5 जो कि प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 है, और ओस्टवाल्ड प्रोसेस में प्लेटिनम कैस्टेलिस्ट जो कि प्रिपरेशन ऑफ HNO3 है। ठीक है ना, उसमें ये कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। और भी बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, वो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में यूज किया जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं। चलो बढ़िया बेटा निकिता, अच्छी बात है। बेटा वो ट्रांजिशन का काम करते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके वापस अपनी पुरानी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं, इस वजह से। मतलब पैसेज प्रोवाइड करते हैं बेसिकली एलिमेंट्स को, कि इधर से रिएक्शन कर लो, उधर से नहीं कर पा रहे हो तो। हाँ भाई, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखें ये, देखो होता क्या है, अपन अगर बात करें रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी जो है वो S ब्लॉक मेटल्स की ज्यादा होती है, किससे? D ब्लॉक मेटल से, है ना। और नॉन मेटल में बात करें तो फ्लोरीन ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, है ना। तो ये लेस रिएक्टिव, ये भी लेस रिएक्टिव। तो जब ये दोनों आते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो होता क्या है, जो D ब्लॉक मेटल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना, अगर इनके अंदर इन स्मॉल साइज एटम्स को एंटर कराएं तो ये जो साइट्स नजर आ रही हैं, इन साइट्स को बोलते हैं वॉइड्स, है ना, इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है ना। तो इन साइट्स के अंदर स्मॉल साइज एटम एंटर कर जाते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि ये भी कम रिएक्टिव, ये भी कम रिएक्टिव, तो ये आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इन वॉइड्स के अंदर ये एंटर कर जाते हैं, और ऐसे
नए कंपाउंड्स को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। ये बच्चों ट्रू कंपाउंड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनके सिंपल रेशो नहीं होते हैं, जैसे NaCl, Fe2O3 नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है ना। कंडक्टिविटी जो है इनकी हमेशा सेम रहती है। क्यों रहती है बेटा? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं, है ना, हार्डनेस बढ़ जाती है क्योंकि एटम अंदर आ गए हैं, डेंस ज्यादा हो जाता है, वीक अट्रैक्शन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ब्रिटलनेस स्लाइटली जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ब्रिटलनेस में होता क्या है कि ये स्लाइडिंग नहीं हो पाती है, बेसिकली डक्टिलिटी मेलिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि एटम्स एक दूसरे के ऊपर पहले इजीली स्लाइड कर सकते थे, अब बीच में बैरियर आ चुके हैं तो इजीली स्लाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और इस वजह से डक्टिलिटी मेलेबिलिटी कम हो जाती है और ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। लिख लें। देखिए नेक्स्ट आता है बेटा एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी। एलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, है ना। मिक्सचर ऑफ मेटल जहां पे एक मेटेलिक लैटिस में दूसरी मेटेलिक मेटल, है ना, के एटम एंटर कर जाते हैं।
देखें एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी की बात कर रहे हैं तो ट्रांजिशन मेटल्स के साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे के लैटिस में आराम से सेट हो जाते हैं। इस वजह से ट्रांजिशन मेटल जो है वो एलॉय का फॉर्मेशन करती है। जब साइज डिफरेंस लेस देन 15% हो, है ना, तब वो एलॉय मेटल्स जो है वो एलॉय बनाती हैं। मेटल्स एलॉय इसलिए बनाती हैं, मतलब एलॉय इसलिए बनाते हैं कि प्रॉपर्टीज एनहेंस हो सके। जिस तरीके की हमें प्रॉपर्टी चाहिए उस तरीके की हम प्योर मेटल से ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसलिए उनको मिक्स करके नई प्रॉपर्टी वाले, है ना, सब्सटेंस क्रिएट किए जाते हैं जिनको अपन एलॉय बोलते हैं। जैसे कि आयरन के अंदर बहुत अलग अलग तरह के अपन एलॉय बनाते हैं, है ना, जैसे स्टील अलग अलग तरह का होता है, वेल्डेबल, नॉन वेल्डेबल, हार्ड, सॉफ्ट, माइल्ड। तो उस सब स्टील में मेन तो कंपोनेंट आयरन होता है और अलग अलग एलिमेंट डाल के उसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर देते हैं। ऐसे ही अमलगम जो है मरकरी बेस्ड एलॉय होता है, ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक की एलॉय होती है, ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन की एलॉय होती है। तो इस तरीके से एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी भी ट्रांजिशन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। लिखें फटाफट से। चलिए हेडिंग डाल लें। बेटा वो रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, बेसिकली लो रिएक्टिव है ना, इस वजह से इनर्ट हो गए, न मेटल न नॉन मेटल। हेडिंग डालें भाई, ऑक्सो एनायन। भाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक होता है। सोचें ये बेस में डालेंगे तो क्या बनाएगा, एसिड में डालेंगे तो क्या बनाएगा। अगर मैंने एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, और बेस के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा। ऑप्शन दे देता हूं आपको, VO3 नेगेटिव, VO4 3 नेगेटिव, है ना, और VO2 2+। चलिए दोनों में सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, किसमें कौन सा आएगा सोचे। हाँ भाई, जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एसिड बन जाएगा। एसिड सॉल्ट में एनायन देते हैं,
तो VO4 3 नेगेटिव बन जाएगा। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस बन जाएगा, बेस सॉल्ट को केटायन देते हैं तो VO2 2 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सर सॉल्ट क्या है यहाँ? आगे बढ़े। हाँ भाई, नेक्स्ट देखें, अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है बच्चों अपने पास में KMnO4 एसिडिफाइड, सॉरी KMnO4 हेडिंग डाल लें। देखें, KMnO4 जो है बेसिकली ऑक्सो एनायन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे पहले प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन देखें, KMnO4 जो है पहले बनाया जाता है MnO2 से। MnO2 मीडियम को बेसिक रखना है और एयर यूज करनी है, मतलब कि O2 यूज करनी है। O2 के सोर्स KNO3 भी हो सकता है, KClO3 भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही हीट करने पे ऑक्सीजन गैस देते हैं। समझ गए बात को? तो O2 चाहिए अपन को, क्योंकि यहाँ Mn+4 में इसको ऑक्सीडाइज करना है। Mn+4 का ऑक्सीडेशन होता है तो वो +6 में जाता है, और +6 वाला K2MnO4 सिर्फ स्टेबल होता है किसके अंदर? बेसिक मीडियम में। इसलिए KOH का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। K2MnO4 जो है स्टेबल ओनली इन बेसिक मीडियम, है ना। तो अगर आपने मीडियम को एसिडिफाइड कर दिया या न्यूट्रलाइज कर दिया तो K2MnO4 जो कि एक बीच वाला है वो हीट करने पे मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा एसिडिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम में, और बन जाएगा एक ऊपर वाला प्रोडक्ट और एक नीचे वाला प्रोडक्ट। समझ गए? ऐसे ही आप Mn2+ को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि S2O8 2 नेगेटिव, मार्शल भी पागल हुआ यूज करेंगे, है ना, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो भी MnO4 नेगेटिव बन जाएगा। पर इन दोनों MnO4 का यूज जो है ना, इन दोनों MnO4 का यूज जो है रेडॉक्स टाइट्रेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ MnO2, है ना। किसकी प्रेजेंस की वजह से बेटा? MnO2 की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि ये खुद भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। इस वजह से हम इस वाले MnO4 का यूज नहीं करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में। तो फिर ये जो K2MnO4 हमें मिला है, हम क्या करते हैं? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं।
इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पर, है ना, MnO4 नेगेटिव मिल जाता है, ठीक है, एट एनोड। क्यों मिलता है बेटा? क्योंकि एनायन है ये, और एनायन कहाँ जाएगा? एनोड पे जाएगा। एनायन जो है वो एनोड पे जाएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए MnO4 नेगेटिव मिल जाता है। या फिर O3 या Cl2 डाल दो तो भी आपको MnO4 नेगेटिव मिल जाएगा ऑक्सीडाइज, बिकॉज दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर डाउट आता है सर Cl2 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। Cl2 बेसिक मीडियम में, Cl2 जो है वो बेसिक मीडियम में चला जाता है OCl माइनस प्लस Cl माइनस में, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस वजह से K2MnO4 ऑक्सीडाइज हो जाता है KMnO4 में। इन वाले जो ये जो लास्ट में 2 KMnO4 बनाए हैं, ठीक है ना, ये लास्ट में जो 2 KMnO4 बनाए हैं, इनका यूज जो है वो रेडॉक्स टाइट्रेशन में करते हैं, ठीक है। लिख लें भाई फटाफट से, कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। हाँ भाई हो गया। देख MnO4 नेगेटिव और MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। देखें यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आएगा बेटा P पाई D पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है इसके अंदर 3, और इसमें P पाई D पाई बॉन्ड्स हैं 2। हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ये D0 है, ये D1 है। यहाँ पे कलर आएगा कौन सा बेटा? पर्पल, और किसकी वजह से? ड्यू टू LMCT। यहाँ D1 है, कलर आएगा ग्रीन, और किसकी वजह से बेटा? DD ट्रांजिशन की वजह से। ये आपका डायामैग्नेटिक होता है, ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है, पर ये पैरामैग्नेटिक होता है एट हाई टेम्परेचर,
है ना, जो बियॉन्ड द सिलेबस है, एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा हुआ है। एमओटी से एक्सप्लेन होता है पर ठीक है, लिख ले। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखें। KMnO4 इज अनस्टेबल। अच्छा, हाँ, आराम से, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं। पानी में पिंक होता है बेटा, पानी में डालते ना पिंक कलर का होता है, पानी में डाइल्यूट हो जाता है ना, इस वजह से। हाँ भाई, KMnO4 is unstable, kept in dark bottle, क्योंकि KMnO4 सनलाइट की प्रेजेंस में टूट के K2MnO4, ये सॉल्ट का कलर बताया जा रहा है बेटा, है ना, सॉल्ट का। लिख लो, पिंक लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर्पल पिंक लिख लो। MnO2 और साथ में O2 देता है, ठीक है। KMnO4 act as oxidizing agent in all mediums, सारे मीडियम में। KMnO4 एसिडिक मीडियम में जाता है बेटा, किसमें, Mn2 प्लस में। हाँ भाई, फेंटली बेसिक मतलब वीकली बेसिक में जाता है MnO2 में, और स्ट्रॉन्गली बेसिक में K2MnO4 में। अगर मैं E1 नॉट, E2 नॉट और E3 नॉट की बात करूं तो E1 नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है E2 नॉट से, और E2 नॉट की वैल्यू E3 नॉट से। H प्लस बढ़ने से ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है, H प्लस बढ़ने से ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है। KMnO4 H प्लस के साथ रिड्यूसिंग, अच्छा
बेटा वो लिखा था हमने, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, बढ़ती है ना, तो ऊपर वाले लो स्टेबल होता है। संस्कार बेटा रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाफ रिएक्शन है। नेक्स्ट देखें, KMnO4 एसिडिक मीडियम में जाता है किसमें बेटा? Mn2+ में। HCl जाएगा Cl2 में, HBr जाएगा बच्चों Br2 में, I जाएगा I2 में, H2O2 जाएगा O2 में, है ना, H2S जाएगा S में, ठीक है। फिर आपका HNO2 जाएगा HNO3 में, C2O4 जाएगा CO2 + H2O में, और H3ASO3 जाएगा H3ASO4 में, H2SO3 जाएगा H2SO4 में, SO2 जाएगा H2SO4 में, फिर है ना NO2 जाएगा NO जाएगा HNO3 में, फिर Fe2+ जाएगा Fe3+ में, SN2+ जाएगा SN4+ में, SO2 SO3 में होगा ना बेटा, पानी में हो रही है रिएक्शन। हो गया। नेक्स्ट देखिए, KMnO4 जो है वो I- को वैसे तो I2 में ऑक्सीडाइज करना चाहिए था,
पर IO3 माइनस प्लस MnO2 प्लस OH माइनस वीकली बेसिक मीडियम में IO3 में चला जाता है। रीजन क्या है? I माइनस I2 में ऑक्सीडाइज तो होगा, पर मीडियम बेसिक होने की वजह से डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा, और डिस्प्रपोर्शनेशन की वजह से फाइनल प्रोडक्ट आपका IO3 माइनस मिल जाएगा। KMnO4 H2O3 2 नेगेटिव के साथ में सेम SO4 2 नेगेटिव प्लस MnO2 और OH माइनस, ये वीकली बेसिक मीडियम की रिएक्शंस होती है ना। 1% एल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा? बेयर्स रिएजेंट, है ना। यूज्ड टू identify olefins, मतलब एल्कीन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, है ना। H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 की जो टाइट्रेशन होती है उसमें, है ना, Mn2 प्लस जो है वो सेल्फ कैटलिस्ट है। क्यों है? एक बार ये बनता है तो रेट ऑफ रिएक्शन तेजी से बढ़ जाता है। नेक्स्ट, H2 KMnO4 जो है अपनी रिएक्शंस में सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है, इसके लिए कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती। KMnO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर, है ना, इसके लिए किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। हो गया। नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे बेटा K2Cr2O7, और साथ में कोर्स कंप्लीट होने के बाद देखेंगे बेटा रिवीजन का। PYQ करवा देंगे NSEC के। नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉरी किस चीज का बेटा ओमकार? सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है। बेटा सेल्फ कैटलिस्ट का मतलब ये हो गया कि रिएक्शन के अंदर खुद ही रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस कर देता है, इस वजह से।
देखें यहाँ पे अभी तो एक लेक्चर और बाकी है ना इस कोर्स का। एक्चुअली क्या होता है जब आप टाइट्रेशन कर रहे होते हो, है ना, जब आप टाइट्रेशन कर रहे होते हो तो यहाँ पे आपने KMnO4 डाला होता है और इधर फ्लास्क में आपने H2C2O4 डाला होता है। तो जब KMnO4 H2C2O4, पहले तो क्या होगा, T बराबर 0 पे H2C2O4 होगा ओनली, ठीक है ना, और सॉल्यूशन कलरलेस होगा। अभी अब कहीं T मिड में कहीं अगर ले लें अपन, तो H2C2O4 KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, है ना, और मान लो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो X है, तो अभी X में से कुछ ना कुछ जाएगा और अपन को कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन अभी रहेगी, है ना, और ये Mn2 प्लस बनेगा। Mn2 प्लस एक्वस मीडियम में कलरलेस ही होता है। Mn2 प्लस एक्वस मीडियम में जो है वो कलरलेस ही होता है, ठीक है ना। फिर T एंड पॉइंट पे क्या होगा, H2C2O4 जो है वो एग्जैक्टली 0 हो जाएगा और KMnO4 जो है वो स्लाइटली, है ना, कुछ ना कुछ स्लाइट परसेंटेज, ये 0 रहेगा बेटा रिएक्शन के अंदर, है ना, KMnO4 अभी 0 रहेगा, पर यहाँ पे एक ड्रॉप रहेगी और एंड पॉइंट, जैसे ही एंड पॉइंट होगा ना, एक ड्रॉप जरा सी KMnO4 की सॉल्यूशन को क्या कर देगी, पिंक कर देगी। किसकी वजह से पिंक हुआ है, KMnO4 की वजह से। तो खुद ही इंडिकेटर हो गया, उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है इंडिकेटर के लिए। हाँ भाई, नेक्स्ट टर्न पे जो है वो K2Cr2O7 और F ब्लॉक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, हाँ, नोट करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो लिखना है लिखो, जो नहीं लिखना मत लिखो, तुम्हारी मर्जी। मेरे को समझाना तो समझा दिया। चलिए, बाय।